नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। गुलेरिया हाउस। सुबह का वक्त था। ओमकार वहीं पर गुलेरिया हाउस में ही अपने कमरे से बाहर आया। तभी वो वहां पर देखता है कि उसके कुछ पालतू एनिमल्स जो घर के बाहर थे, जो कि एक खुले पार्क में थे, उनको देखते ही वो उनको खाना खिलाने के लिए वहां पर आता है। ओमकार जब अपने उन पालतू बिल्लियों और कुत्तों को खाना खिला रहा था, तभी करण भी पीछे से वहां उसके पास आ जाता है। क्योंकि करण अपने किसी काम से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी नज़र ओमकार पर जाती है। जब करण गुलेरिया ओमकार को अपने जंगली पालतू पालतू पशुओं को, ऐसे कुत्तों और बिल्लियों को खाना खिलाते हुए देखता है, तो कहीं ना कहीं करण के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और उसे थोड़ा सा प्राउड फील होता है। लेकिन कुछ सोचते हुए करण फिर अपने बाहर ना जाते हुए वो ओमकार के पास आता है और कहता है ओमकार। जैसे ही ओमकार पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे करण गुलेरिया खड़े थे। ओमकार कहता है गुड मॉर्निंग चाचा जी। तभी करण गुलेरिया कहते हैं गुड मॉर्निंग बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी ओमकार कहता है कुछ नहीं, मैं मेरे ये कुछ कुत्ते और बिल्लियाँ जो मेरे पेट हाउस में मुझे कुछ ज़्यादा स्वस्थ नहीं नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको यहाँ पर ले आऊँ और यहीं पर इनका एक छोटा सा पेट हाउस बनवा दूँ, ताकि मैं इनको घर रहकर भी इनकी देखभाल कर सकूँ। अगर ये उस पेट हाउस में रहे तो इनके साथ साथ जो मेरी बाकी के स्वस्थ एनिमल्स हैं वो सब भी बीमार हो जाएंगे और फिर मुझे बार बार मैं वहाँ पर इन्हें देखने के लिए नहीं जा सकता। इनकी देखभाल करने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन्हें यहीं पर गुलेरिया हाउस में एक छोटा सा यहीं पार्क में एक पेट हाउस बनवा लूं और उसी में इन लोगों को शिफ्ट कर दूं। ओमकार की बात सुनकर करण काफी खुश होते हैं। वो उसे एक शाबाशी देते हुए कहते हैं ये तो तुमने बिल्कुल सही सोचा ओमकार। मुझे भी लगता है कि इन्हें जब तक ये स्वस्थ नहीं होते तुम्हें यहाँ पर इनका एक छोटा सा पेट हाउस बना देना चाहिए और तब तक तुम इनकी देखभाल यहीं पर करो। लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। तब ओमकार कहता है हाँ चाचा जी कहिए ना, मैं सुन रहा हूँ। तभी करण गुलेरिया कहते हैं ओमकार फिर से वही तुम सारा जेब खर्च इन जानवरों पर ही लगा देते हो। तुम कभी खुद के लिए कुछ बचाते भी हो या नहीं। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें जितना भी गुलेरिया परिवार से जो भी तुम्हारा जेब खर्च मिलता है हर महीने का, वो सब तुम अपने इन पालतू पशुओं और पक्षियों पर ही लगा देते हो। इनके खाने खर्चे में, इनकी देखभाल करने में कभी इनको कोई भी परेशानी ना हो, तुम सब कुछ इन्हीं पर ही स्पेंड कर देते हो। अब करण गुलेरिया की बात सुनकर ओमकार मुस्कुराते हुए कहता है हाँ चाचा जी, जब ये बुक से मेरी तरफ देख के अपनी पूंछ हिलाते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मुझे ही मिल गई हो। ओमकार की बात सुनकर अब करण गुलेरिया थोड़ा गंभीर होते हुए कहते हैं हाँ ओमकार, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा बचपन से ही जानवरों के प्रति कितना प्यार रहा है और वो मैं अब देख भी पा रहा हूँ, क्योंकि तुम जब अपनी जेब खर्च का एक पैसा भी अपने पास ना रखकर जबकि अपने इन पालतू जानवरों के लिए एक एक पैसा स्पेंड कर देते हो। लेकिन अब वक्त आ गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ अब तुम्हारी प्रीति के साथ एंगेजमेंट भी हो चुकी है और प्रीति एक इंडिपेंडेंट लड़की है। जहाँ तक मुझे पता है वो तुम्हारे ऊपर आश्रित तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ तुम्हें भी अपना कोई काम धंधा शुरू करना चाहिए। इन जानवरों की देखभाल के लिए तो तुम अपना सारा पैसा खर्च कर ही देते हो, लेकिन कल को जब तुम्हारी शादी होएगी तुम्हारे कंधों पर भी कुछ जिम्मेदारी आएगी घर को चलाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल हो। तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, तुम्हें अपने किसी काम धंधे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। करण गुलेरिया की बात सुनकर अभी ओमकार समझ जाते हैं कि करण क्या कहना चाहते थे। तभी वो उनकी बात पूरी होने के बाद कहते हैं हाँ चाचा जी, मैंने इसके बारे में पहले से ही सोच लिया है। मैं जल्दी ही आकाश भैया की कंपनी को ज्वाइन करने वाला हूँ, मैंने ये सोचा है। और कहीं ना कहीं शायद प्रीति भी मेरे इस फैसले से खुश है। अब ओमकार की बात सुनकर करण काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं तो खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था।
क्योंकि गुलेरिया परिवार से हर महीने जो भी फंड मिलता है उससे जरूरी नहीं है कि आगे भी तुम्हारे घर परिवार के खर्चे ऐसे ही चलते रहें। इसलिए तुम्हें कहीं ना कहीं अब अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, और तुमने जो ये डिसीजन लिया है ये मुझे भी बहुत ही सही लग रहा है। मुझे लग रहा है तुम्हें जल्द से जल्द इस पर काम भी करना चाहिए। ओमकार अब करण गुलेरिया की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और कहता है, हाँ चाचा जी, मैं आज ही गुलेरिया ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। बस मैं थोड़ी देर में ही अपना काम करके यहाँ से निकलता हूँ। ओमकार की बातें सुनने के बाद अब करण भी सीधा बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इधर मारवा हाउस में कल का दिन अनिका के लिए बहुत ही हैट्रिक रहा था, क्योंकि कल के दिन ऐसे ऐसे खुलासे हुए थे जिसे सुनकर शायद अनिका कहीं ना कहीं अचंभित थी। और उसके साथ साथ जब रोहित को इस बारे में पता चला था तो रोहित को भी उन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कल के दिन के बारे में रोहित अब सोचना नहीं चाहता था, और कहीं ना कहीं उसे अनिका की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि रोहित को पता था कि अनिका पता नहीं अभी भी क्या सोच रही होगी। इसलिए रोहित अनिका से पहले ही उठ चुका था। उसने अपना डेली रूटीन के सब काम करने के बाद वो ऑफिस के लिए तैयार हो ही रहा था, तभी अनिका भी उठ चुकी थी। जैसे ही अनिका की आंखें खुली, अनिका ने देखा कि रोहित ऑफिस के लिए रेडी हो रखा है। इसलिए अनिका ने उसे पीछे से गुड मॉर्निंग कहा कि गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा। जैसे ही रोहित ने अनिका की आवाज़ सुनी तो उसने अनिका के पास जाते हुए अनिका के फोरहेड पर एक किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग अनिका, आई होप तुम आज ठीक होगी। रोहित की बात सुनकर अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी रोहित कहता है, मैंने हमारे लिए एक डिनर प्लान किया है। रात को तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए या तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा या तो फिर तुम ड्राइवर के साथ मेरे ऑफिस तक आ जाना। उसके बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। अनिका फिर अचंभित होकर रोहित की तरफ देखती है और कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, आज डिनर का प्लान कैसे? तभी रोहित कहता है, बस ऐसे ही, मुझे लगा हम दोनों को भी कुछ क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं हम दोनों अपनी लाइफ में फिर से मुझे लग रहा है हम ऐसे ही बिजी होने वाले हैं। इसलिए मुझे लग रहा है मुझे ये डिनर प्लान करना चाहिए। और कल का दिन इतना हैट्रिक था कि उसके बाद मुझे लग रहा है तुम्हें भी इस छोटे से रेस्ट की ज़रूरत है। अब रोहित की बात सुनकर अनिका के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अनिका जल्दी से अपने बेड से उठती है और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। तभी रोहित मन ही मन सोचता है कि आज जैसे ही वो डिनर का प्लान होएगा तो रोहित ने डिनर पर अनिका के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज पहले से ही प्लान कर रखा था। और उस प्लान को मन ही मन सोचने के बाद अब रोहित के भी फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो हंसते हंसते अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर गुलेरिया हाउस से बाहर निकलने के बाद करण अपना फ़ोन निकालकर किसी आदमी को फ़ोन करते हैं। तभी वो अपना खोल निकाल कर फ़ोन करते हैं, तभी सामने से आवाज़ आती है, हेलो सर। तभी करण उस आदमी से पूछते हैं, हाँ मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या वो काम हो गया है? उधर से आवाज़ आती है, जी नहीं सर, अब मैं अभी उस काम को कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे उसके इंसान के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है, मेरी खोज जारी है। उस आदमी की बात सुनकर करण काफ़ी ही उदास हो जाते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। फिर करण थोड़े से परेशान होते हुए कहते हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें एडवांस में भी पहले ही पैसे दे दिए थे। जितना जल्दी हो सके मेरे काम को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करो। करण गुलेरिया की ऐसी साउंड सुनकर, ऐसी बातें सुनकर वो आदमी एक पल के लिए तो परेशान हो जाता है। फिर वो उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है, सर मैंने अपना काम शुरू कर रखा है, जैसे ही मुझे कोई भी सुराग मिलता है उस इंसान के कहीं पे भी होने का, जिंदा होने का या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने का, तो मैं आपको जल्द से जल्द उसके बारे में सारी अपडेट देता रहूँगा। उस आदमी से बात करने के बाद करण अब फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उनके चेहरे पर उदासी साफ साफ देखी जा सकती थी। करण वापस से अब गुलेरिया हाउस के अंदर आने लग जाते हैं, क्योंकि करण बाहर सिर्फ गुलेरिया हाउस से इसलिए गए थे ताकि कोई भी उनकी किसी भी बात को ना सुन सके, क्योंकि करण क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं करण गुलेरिया नहीं चाहता था कि उसके बारे में गुलेरिया परिवार में किसी को भी कानो कान भी कोई भी खबर हो। इसलिए अब करण गुलेरिया हाउस में जैसे ही अंदर आते हैं तो वो डाइनिंग टेबल पर देखते हैं कि आकाश अपना ऑफिस के लिए पहले से ही रेडी हो रखा था, वो बस अपना नाश्ता कर रहा था। तभी आकाश गुलेरिया की नज़र करण गुलेरिया के चेहरे पर जाती है। करण के चेहरे को देखकर आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन पापा को हुआ क्या है। वो उनसे पूछते हैं, गुड मॉर्निंग पापा, आप ठीक हैं? आपके चेहरा को ऐसा उदास क्यों नजर आ रहा है?
तभी करण की नज़र जैसे ही आकाश बोलता है तो आकाश की तरफ जाती है। तब करण कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, लगता है शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए शायद मेरे चेहरा ऐसा नजर आ रहा है। और ये कहते ही करण गुलेरिया ने ज़्यादा बात न करते हुए सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर आकाश को गुलेरिया को भी कई दिन से करण गुलेरिया का व्यवहार थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी करण गुलेरिया से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन आज न जाने क्यों उनका मन किया कि मुझे एक बार पापा से जाकर बात करना चाहिए। आकाश गुलेरिया भी फिर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके ऊपर करण गुलेरिया के कमरे की तरफ चले जाता है। इधर करण गुलेरिया को सोए हुए काफी दिन हो चुके थे, क्योंकि जब से अनिका की बर्थडे पार्टी खत्म हुई थी तब से लेकर आज तक करण गुलेरिया सिर्फ इसी चिंता में थे कि क्या स्वाति मल्होत्रा जिंदा है या नहीं, वो शख्स आखिर मेरे से क्यों टकराया, क्या अगर वो शख्स जिंदा है तो क्या स्वाति मल्होत्रा भी जिंदा हो सकती है। ऐसे हजारों ही सवाल करण गुलेरिया के मन में दिन रात चलते रहते थे। इन्हीं सवालों की वजह से करण को सवालों की वजह से न जाने कितनी ही ऐसे रातें गुजर चुकी थी जो करण गुलेरिया ऐसे ही जाग जाग कर निकाल रहे थे। ना तो वो दिन में आराम कर पा रहे थे और ना ही रात को तसल्ली से सो पा रहे थे। कई बार तो रात को ज़्यादा लेट तक सोने के बाद वो किसी दिन सुबह भी लेट से उठते थे। ये व्यवहार यहाँ पर पूरे परिवार को ही अजीब लग रहा था, लेकिन पूरे गुलेरिया परिवार में ही किसी की भी करण गुलेरिया से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर करण गुलेरिया की परेशानी साफ साफ उसके फेस पर भी देखी जा सकती थी। करण गुलेरिया काफ़ी परेशान होने के साथ साथ उनकी परेशानी उनके फेस पर भी अब साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि जो स्वाति मल्होत्रा को वो बहुत पहले ही अपनी यादों से मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज तक वो मिटा नहीं पाए थे। एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब उन्होंने स्वाति मल्होत्रा को याद नहीं किया हो था। लेकिन अब वह इतनी उभर कर छवि उसके सामने आ रही थी, मानो वो गुहार लगा रही हो कि मुझे अब बस स्वाति मल्होत्रा से मिलना है, वह मेरे पास क्यों नहीं आ रही। काफ़ी क्वेश्चन करण गुलेरिया के दिमाग में चल रहे थे। इससे राहत वो इन्हीं सब सवालों के कारण अभी फिलहाल में जो भी कुछ घट रहा था उसके बारे में भी अब करण के पास सोचने समझने की कोई भी क्षमता नहीं बची थी। करण गुलेरिया अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोए हुए थे। करण ने की जैसे ही ये आंखें एकदम से सामने की तरफ खोल के देखते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाजे से नोक नोक करने की आवाज़ आती है। जैसे ही करण उठकर अपनी चेयर से जाकर दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि आकाश गुलेरिया बाहर खड़ा था। आकाश को ऐसे देखकर फिर करण कहते हैं, क्या हुआ आकाश, क्या कोई बात थी, क्या कुछ बात करनी है या कोई काम था? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी तक ऑफिस के लिए निकल जाना था ना, तुम तो ऑलरेडी रेडी हो चुके हो। तभी आकाश कहता है, आज काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आपने अभी तक ना तो अपना ब्रेकफास्ट किया और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आप कुछ छिपा रहे हैं। आपके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नज़र आ रही है। अगर आपको कोई भी परेशानी है पापा तो कृपया करके मुझे कहिए, क्या पता उस समस्या का हल मेरे पास हो या मैं उस समस्या का हल ढूंढने में आपकी मदद कर। आकाश की बात सुनकर करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा तो कोई कुछ भी नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने बारे में सोचो और अपने काम के बारे में सोचो। वैसे भी बहुत दिनों के बाद तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है, इसलिए काम का प्रेशर भी तुम्हारे कंधों पर कुछ ज़्यादा ही होगा और ऊपर से फैमिली का भी। श्रेया को भी तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है और तुम्हारे बच्चों को भी, इवन तुम्हारे छोटे बच्चे को भी। करण गुलेरिया की बात सुनकर आकाश समझ जाता है कि करण उसे अपनी परेशानी के बारे में बिल्कुल जरा से भी नहीं बताना चाहते, इसलिए वो फिर से एक बार पूछता है, वो सब तो ठीक है पापा, वो सब मैं संभाल ही लूँगा, आखिर अब मैं वापस तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे आपको देखकर भी पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आकाश की बात सुनकर करण फिर से कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस शायद कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे शायद हल्का हल्का सा फीवर है। मैंने रात को भी मेडिसिन ले ली थी और मैं आराम से सो गया था। पता नहीं क्यों करण गुलेरिया भले ही झूठ बोल रहे थे, लेकिन आकाश साफ साफ देख पा रहा था कि करण गुलेरिया पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि उनके फेस एक्सप्रेशन उन झूठ में बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे, जिस कारण से आकाश को पता चल जाता है कि वो किसी स्ट्रेस या किसी तरह की टेंशन ले रहे हैं, जिससे ना तो उनकी नींद पूरी हो पा रही है और ना ही वो कोई आराम कर पा रहे हैं। तभी आकाश अंदर कमरे की तरफ आता है और करण गुलेरिया के दोनों कंधों पर हाथ रख के उन्हें उनके बेड पर बिठा देता है और साथ में खुद उनके
उनके घुटनों पर अपने हाथ रखते हुए नीचे बैठ जाता है और कहता है, नहीं पापा, कुछ तो ऐसा हुआ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मैं आपका बेटा हूँ, अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ जोर ज़बरदस्ती करके तो नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो कृपया करके मुझे कहिए। पापा प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि आज से पहले तो मैंने आपकी ये हालत नहीं देखी है, ये मैंने कभी नहीं देखा। जब आप बीमार थे शायद तब भी ऐसी कोई भी हालत मैंने आपकी नहीं देखी थी। जो बेचैनी मुझे आज आपके फेस पर दी या पिछले काफ़ी दिनों से आपके फेस पर दिखाई दे रही है, वो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। जब आप एक लंबे अरसे तक बीमार रहे थे तब भी शायद ये परेशानी, ये उतावलापन मैंने आपके अंदर नहीं देखा था। ये कहने के बाद आकाश कुछ देर तक तो चुप रहता है। शायद वो करण के बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन करण ने अभी भी कुछ नहीं कहा। करण चुपचाप बस आकाश की बातों को सुने जा रहे थे। तभी आकाश गुलेरिया फिर से कहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला, तो मैं आपकी छवि हूँ, मैं आपको अच्छे से देख सकता हूँ और अंदाजा भी लगा सकता हूँ कि आप किस हालत में हैं और किस हालत में नहीं। मैं यहाँ पर एक शीशे का काम कर रहा हूँ, उस शीशे में मैं आपको आपकी ही परछाई दिखा रहा हूँ, ताकि आप उसको देख सकें कि आप कितने उतावले के और कितने बेचैन नजर आ रहे हैं। आपको परेशानियों ने घेरा हुआ है और उन परेशानियों से आप शायद अपने अंदर ही कोई लड़ाई लड़े जा रहे हैं। अब आकाश की ऐसी बातें सुनने के बाद करण एकदम से इरिटेट हो जाते हैं और अब वो करण एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आकाश तुम कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। आकाश की ऐसी उलझी बातों को सुनकर अब करण एकदम से कहते हैं, आकाश पहेलियां मत बुझाओ और मुझे किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं है। मैं कितने बार तुम्हें बोल चुका हूँ बेटा, मैं एकदम से ठीक हूँ, तुम अपने काम में फोकस करो। अगर मुझे कोई भी परेशानी होगी तो डेफिनेटली मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। करण गुलेरिया की ये बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं आकाश को भी फील हो जाता है कि शायद आकाश ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, इसलिए शायद पापा इतना इरिटेट हो रहे हैं। इसलिए आकाश अब इससे आगे कुछ भी नहीं कहता, वो अब चुपचाप से खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिए। तभी वो ड्रॉर से एक गोली निकालता है। ये एक अमृत टैबलेट थी, जिसे निकाल कर वो करण गुलेरिया के हाथ पर रखते हुए कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है आप थोड़े से स्ट्रेस में हो, ये अनिका के द्वारा बनाई गई ही टैबलेट है, मैं चाहता हूँ कि आप ये टैबलेट अभी खा लें। वो गोली निकाल कर करण के हाथ में रखते हुए उन्हें एक साथ में पानी का गिलास भी दे देता है। आकाश की तसल्ली के लिए करण आकाश गुलेरिया के हाथ से उस गोली को ले लेते हैं और फिर आकाश को कहते हैं, लो मैं गोली ले चुका हूँ, इसलिए प्लीज़ अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे थोड़े से आराम की ज़रूरत है। ये कहने के बाद करण अपने बेड पर जाकर लेट जाते हैं और इधर आकाश करण गुलेरिया के कमरे से निकलकर सीधा नीचे आ जाता है और वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर ओमकार भी, जैसे ओमकार ने करण गुलेरिया से कहा था कि वो आज आकाश गुलेरिया के ऑफिस में जा रहा है, गुलेरिया ऑफिस में जाने के बाद वो आकाश को कॉल लगाता है। आकाश जैसे ही ओमकार के कॉल को देखता है कैबिन में बैठे हुए, तभी आकाश फोन को उठाते हुए कहता है, हाँ ओमकार बोलो क्या बात है। तभी ओमकार कहता है, भैया मैं गुलेरिया ऑफिस ही आया हुआ था, लेकिन मुझे आपसे मिलना है, क्या मैं आपके कैबिन में आ सकता हूँ। तभी इधर से आकाश कहता है, हाँ ओमकार क्यों नहीं, तुम्हें अपने ही ऑफिस में आने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी भी टाइम कैसे भी आ सकते हो। आकाश की बात सुनकर ओमकार के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ओके भैया मैं आ रहा हूँ, और ये बात कह के वो फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। थोड़ी ही देर बाद दोपहर का समय हो चुका था। आकाश के ऑफिस में ओमकार उसके कैबिन तक पहुँचता है। जैसे ही वो कैबिन खोलता है तो देखता है कि आकाश अपने कैबिन में एक चेयर पर बैठा हुआ था। ओमकार ऑफिस कैबिन के अंदर चला जाता है और कहता है, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तभी आकाश कहता है, हाँ ओमकार बेझिझक कहो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तभी ओमकार थोड़ा सा हिचकते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके ऑफिस को ज्वाइन कर लूँ। मैं अब सच में कुछ बनना चाहता हूँ। प्रीति के साथ नया जीवन शुरू करने से पहले मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। मैं किसी भी तरह से प्रीति के कंधों पर बोझ नहीं बनना चाहता, क्योंकि प्रीति खुद एक इंडिपेंडेंट लड़की है, और अगर प्रीति खुद एक इंडिपेंडेंट लड़की है तो कहीं ना कहीं मुझे भी उसी के लेवल का होना चाहिए। ओमकार की बात सुनकर अब आकाश मुस्कुराता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा सोचा है तुमने ओमकार, लेकिन ये अचानक विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? क्योंकि कितनी ही बार मैं तुम्हें ऑफिस में आने के लिए ऑफर कर चुका हूँ, लेकिन इससे पहले तो तुमने कभी भी इस ऑफर के बारे में नहीं सोचा।
क्योंकि अब तक अगर तुम मेरे कहे अनुसार मेरी बात सुनते तो अब तक तो तुम ऑफिस में ना जाने कितना ही काम सीख चुके होते। ओमकार की बात सुनकर अब आकाश की बात सुनकर अब ओमकार थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है और वो अपनी आंखें नीचे झुका लेता है। फिर कुछ पल के बाद वो कहता है, भैया जब प्रीति मुझसे कहती है कि वो मुझे एक जिम्मेदार इंसान के रूप में देखना चाहती है, तब मुझे महसूस होता है कि अब सिर्फ मेरे जानवरों की सेवा ही नहीं बल्कि मुझे इंसानों की ज़रूरतों को भी समझना होगा। क्योंकि जिन पेट एनिमल्स को मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, जिनकी मैं बहुत ही केयर करता हूँ, उसके साथ साथ मुझे अब आगे अपनी गृहस्थी को भी देखना होगा। क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी और प्रीति की शादी हो ही जाएगी। आकाश ओमकार की बात को अच्छे से समझ रहा था। अब आकाश ओमकार के पास जाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है ओमकार, तुम ऑफिस ज्वाइन करो, लेकिन अपने दिल की आवाज़ को कभी मत दबाना, क्योंकि तुम्हारा जो जानवरों के प्रति प्यार है वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मेक श्योर तुम अपने काम के साथ साथ अपनी जो ये जानवरों से प्यार करने की आदत है उसको ना छोड़ो। तुम्हें उन जानवरों से भी प्यार करते रहना है। तुम्हें उन जानवरों को भी टाइम टू टाइम उनकी देखभाल करनी है और साथ के साथ तुम्हें ऑफिस को भी संभालना है। और एक और बात, इतना कहने के बाद आकाश कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। अब ओमकार एकदम से डर जाता है, पता नहीं आकाश क्या कहने वाला है। आकाश को चुप होते हुए देखकर अब ओमकार कहता है, और क्या भैया बताइए ना। तभी आकाश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो ओमकार को चिढ़ाते हुए कहता है, और सबसे बड़ी बात, इन दोनों ही ड्यूटीज के बीच में तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है और तुम्हारी उसके साथ इंगेजमेंट हो चुकी है। ये बात सुनकर अब ओमकार भी थोड़ा सा एम्बेरसमेंट सा फील करता है और अब वो शर्माते हुए कहता है, क्या भैया अब आप भी शुरू हो गए। मयूर मयूर अनेकाधि सब तो ये सब चीज़ें कहते ही रहते हैं, लेकिन क्या अब आप भी शुरू हो गए। तभी आकाश उसके सिर पर एक टपली देते हुए कहता है, हाँ मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या ये सब शैतानियां तुम लोग ही सब कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकता। तभी ओमकार आकाश को थैंक यू कहता है, थैंक यू भैया मुझे सपोर्ट करने के लिए। अब मैं कल से ही अपने काम में ऑफिस के लिए लगातार आया जाया करूँगा। अब आकाश कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट को हायर करता हूँ जो तुम्हें सारा काम समझाने में और तुम्हारी हेल्प करेगी। ये सब कहने के बाद अब आकाश उसे हैंडशेक करके आकाश गुलेरिया के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। आकाश के ऑफिस से निकलने के बाद अब ओमकार एक कैफेटेरिया में चला जाता है। ओमकार अब चाहता है कि यहाँ से कॉफ़ी पीने के बाद अब शायद मुझे वापस से घर चले जाना चाहिए, या तो फिर मैं प्रीति को मिलने के लिए भी बुला सकता हूँ। तभी ओमकार अपने जेब से अपना फ़ोन निकालता है और प्रीति को कॉल लगाता है। जैसे ही प्रीति का फ़ोन एक बार बजता है, प्रीति झट से फ़ोन को उठाती है। अब फ़ोन को उठाकर वो कहती है, हेलो ओमकार। तभी ओमकार कहता है, प्रीति शाम के वक्त मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम फ्री हो। ओमकार की बात सुनने के बाद प्रीति कुछ देर तक कुछ सोचती है और उसके बाद कहती है, हाँ ठीक है, तुम मुझे जगह सेंड कर दो, मैं वहाँ पे आ जाऊँगी। ओमकार तभी उसे एक जगह का नाम अपने मैसेज से टाइप करके भेज देता है। जैसे ही ओमकार कैफेटेरिया से निकलने ही वाला था कि फिर से ओमकार का फ़ोन रिंग करता है, लेकिन जब वो अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकाल कर देखता है तो उस पर फिर से प्रीति का ही कॉल आ रहा था। प्रीति के कॉल को देखकर अब ओमकार झट से फ़ोन को उठाता है तो प्रीति कहती है, सॉरी ओमकार, मैं आज तो शायद तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। निका ने मुझे कुछ काम दिया है जो मुझे शाम तक कंप्लीट करना है। प्रीति की बात सुनकर अब ओमकार थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन फिर वो चिल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं प्रीति, लेकिन मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। ओमकार की बात सुनकर प्रीति एकदम से खुश हो जाती है और एक्साइटेड होते हुए कहती है, गुड न्यूज़, सच में, क्या बात है ओमकार। तभी ओमकार थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, मेरी तो मुझसे कल ही बात हुई थी, मैं अब कल से आकाश भैया का ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने ये फैसला किया है प्रीति, मैंने फैसला कर लिया है, मैं भैया के साथ ऑफिस कल से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। प्रीति आश्चर्य से कहती है, सच ओमकार, क्या ये सच कह रहे हो, क्या ये बात ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम खुश हो इस फैसले से।
अभी ओमकार मुस्कुराते हुए कहता है, खुश हूँ प्रीति, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ एक मजबूत भविष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। और हाँ, जानवरों से मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं अब ये दोनों जिम्मेदारियां साथ में निभाऊंगा। मैं अपने जानवरों की भी देखभाल करूंगा और साथ के साथ मैं अब यहाँ पर गुलेरिया ऑफिस में आकर आकाश भैया से बिजनेस भी सीखूंगा। तभी प्रीति कहती है, ओके ओमकार, इस काम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हर मोड़ पर, ना कि इस काम में बल्कि हर मोड़ पर। ओमकार की बातें सुनने के बाद अब प्रीति कहती है, सच बताऊं ओमकार, मुझे तुम पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ स्पेंड करने वाली हूं, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अपने पैशन को अपने प्रोफेशन से जोड़ना कोई आसान काम नहीं है, और तुम अपने पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ना चाहते हो। और तुम्हारा पैशन तो इतना लाजवाब है जिसकी कोई हद भी नहीं, चाहे मैं उसके बारे में कितनी भी तारीफ ही क्यों ना कर लूँ, लेकिन वो कम ही रहेगी, क्योंकि बहुत ही लोग जानवरों के बारे में कुछ सोच पाते हैं, लेकिन तुम, क्योंकि जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, जब मैंने पहली बार जाना था कि तुम अपने कुछ एनिमल्स को लेकर जब उस हॉस्पिटल में आए थे, तो उनको देखकर जो मैंने तुम्हारे अंदर एक बेचैनी देखी थी जानवरों के प्रति जो मैंने तुम्हारा प्यार देखा था, वही एक चीज़ मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ये तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हें, अगर जब तुम आकाश भैया के साथ ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हो, तो इससे तुम फाइनेंशियल स्टेबल भी हो जाओगे, और उससे फिर तुम अपने पेट्स की देखभाल भी काफ़ी अच्छे से कर पाओगे, इसलिए तुम्हें फिर किसी मंथली फंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रीति की ऐसी बातें सुनकर अब ओमकार के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, और ओमकार कहता है, ओके प्रीति, जब तुम फ्री हो तब मुझे कॉल करना, तब हम मिलते हैं। तभी ओमकार को चिढ़ाते हुए प्रीति कहती है, हाँ क्यों नहीं मिलते हैं, आखिर अब की बार पार्टी तुम्हारी तरफ से होगी, क्योंकि तुम कल से ऑफिस जो ज्वाइन करने वाले हो। ये सब कहते ही दोनों तरफ से प्रीति और ओमकार दोनों ही फ़ोन पर हंसने लग जाते हैं, और प्रीति फिर बाय बोलते हुए फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है।